रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी थी। हाँ जी, तो इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल फॉर्म्स द डीपेस्ट लेयर। ये सबसे डीप होते हैं रिस्पॉन्स टू द ट्रांसवर्स अब्डोमिनस। एक मसल होगा अब्डोमेन में हमारे, उसको हम लोग जब अब्डोमिनल रीजन पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे, ये उसके साथ मिल जाता है जाके इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल। ये इनकम्प्लीट मसल है, लेयर है एंड क्रॉसेस मोर देन वन इंटरकॉस्टल स्पेस विद इन द रिब। एक रिब से दूसरी रिब्स को ये क्रॉस कर जाती है। ऊपर वाले दोनों मसल थे एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये रिब्स को क्रॉस नहीं करती, ये कि अपर रिब से शुरू होकर दूसरे के लोअर रिब तक जाती हैं। लेकिन ये जो इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये एक रिब्स को दूसरे रिब्स के साथ क्रॉसिंग करते हैं। पिक्चर दिखाता हूं, आपको समझ लग जाएगी। इस पिक्चर में सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर हम सबसे पहले इधर से देखें तो ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। ये एक रिब की अपर बॉर्डर से शुरू होकर लोअर बॉर्डर से शुरू होकर दूसरे की अपर बॉर्डर तक एंड हो जाती है। ये किसी भी रिब का अपर बॉर्डर होगा, ये लोअर बॉर्डर होगा, ये अपर बॉर्डर है और ये लोअर बॉर्डर है। तो ये सबसे बाहर होंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, डाउनवर्ड होंगे और फॉरवर्ड होंगे। ये उसके बाद इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल दिखाए गए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो रही है, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल है। ये दोनों मसल्स जो हैं, ये आपको पिक्चर में भी नजर आ रहे हैं, ये मसल्स इनके दरमियान में होंगे दोनों रिब्स के, और ये रिब्स को क्रॉस नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो लेयर, डीपेस्ट लेयर आपको नजर आ रही है, ये इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल है। ये एक रिब्स को दूसरे रिब्स की क्रॉसिंग यानी क्रॉस कर जाते हैं, एक रिब से शुरू होकर दूसरे रिब तक एंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इनमें डिफरेंस आपने याद रखना है कि ये सबसे पहले जो है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है, इंटरनल इंटरकॉस्टल, और जो सबसे आपको अंदर की तरफ नजर आ रही होंगे डीपेस्ट लेयर नजर आ गई, जो नीचे से अब्डोमिनस सॉरी ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल है एब्डोमेन, उसके साथ करस्पॉन्ड कर जाएंगे, वो होंगे इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल, और ये रिब्स के क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल इंटरकॉस्टल मसल है, ये रिब को क्रॉस नहीं करते। उसके बाद अगर हम इन मसल के एक्शन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रेस्पिरेशन में मदद देते हैं। अब इस चीज को जरा हमने समझ लेना है कि रेस्पिरेशन में कैसे मदद देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बाद में मुझसे क्वेश्चन करेंगे फिर आपको बात ज्यादा क्लियर होगी। जो सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये रेस्पिरेशन में देते हैं। अब करता क्या है, ये रेस करते हैं सेकंड टू 12th रिब। बात समझ नहीं है कि फर्स्ट रिब को छोड़ के इस सेकंड टू 12th रिब को टुवर्ड फर्स्ट रिब रेस करेंगे। मस्त फर्स्ट करेंगे, मैं आपको एक दिखाएं तो ये 12 रिब्स हैं ऊपर से लेकर, सबसे पहले वाली फर्स्ट रिब है और ये 12 रिब्स हैं। इस सारी की सारी 11 फर्स्ट सेकंड से लेकर 12th रिब तक ऊपर की तरफ मूव करेगी टुवर्ड्स फर्स्ट रिब, और ये फर्स्ट रिब जो है वो फिक्स होगी। ये कब ऐसा होगा, जब हम लोग सांस अंदर लेके जा रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो 12th रिब सेकंड टू 12th रिब ऊपर की तरफ चली जाती हैं। किस तरफ? फर्स्ट रिब की तरफ। यानी कि फर्स्ट रिब मूव नहीं करती, फर्स्ट रिब फिक्स होती है जब हम सांस अंदर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं, और सारी की सारी अदर रिब्स सेकंड टू 12th रिब इसकी तरफ रेस कर जाती है, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और जब जैसे आप लोगों को इस चीज को समझ आनी चाहिए कि जब इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो एरिया ज्यादा मिल जाता है लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए, और लंग्स ज्यादा एक्सपैंड होंगे तो सांस अंदर की तरफ, हवा अंदर की तरफ जा सकती है। इसी तरह कन्वर्सली इसके अपोजिट जाएं, अब जो है वो 12th रिब फिक्स हो जाएगी। ठीक है, बाय द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल एक वहां पे होगा जो कि इसको फिक्स करने में मदद देगा। एक ओब्लिक मसल है एब्डोमेन का, ये भी हम लोग एब्डोमेन में जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये जो जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो 12th रिब, अब ये रिब जो है ना ये फिक्स हो गई है। अब ऊपर वाली सारी रिब्स जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। अब इस चीज को समझना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब इंस्पिरेशन करती है तो ये फर्स्ट रिब है, ये 12th रिब है, ये फर्स्ट रिब फिक्स हो जाएगी, सारी सारी रिब्स इसकी तरफ जा रही है, फर्स्ट रिब मूव नहीं करेगी, फिक्स हो गई है, तो सांस अंदर की तरफ चला जाता है। जब हम लोग सांस बाहर की तरफ निकालते हैं, अब 12th रिब फिक्स हो गया, तो सारी की सारी ऊपर वाली रिब्स जो है वो नीचे की तरफ आ रही हैं और प्रेशर डालती हैं ऑन द लंग्स। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर लगेगा तो इजी होगा कि वो अपनी एयर को एक्सपेल कर सके आउटसाइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को बच्चे समझ लो कि जब सांस अंदर की तरफ जा रहा है तो फर्स्ट रिब फिक्स होती है, सारी रिब्स फर्स्ट रिब्स की तरफ मूव करके रेस कर रही होती है, और जब सांस बाहर की तरफ जाता है तो 12th रिब फिक्स होती है और सारी ऊपर रिब्स नीचे की तरफ आके, डाउन की तरफ आके
इसके ऊपर, लंग्स के ऊपर प्रेशर लगाती है और एयर जो है वो बाहर की तरफ जाती है। और ये एक्शन किन की मदद से होगा? इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से। नर्व सप्लाई, मैं इनको इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई करती हैं, जो आपको बता चुका हूँ। 12 इंटरकॉस्टल स्पेसिस है तो 12 इंटरकॉस्टल नर्व्स होंगी। इसी तरह इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं और इंटरकॉस्टल वेन है। और मैं सीक्वेंस बता चुका हूँ, अबव टू डाउनवर्ड वेन फार्मूला होगा, सबसे ऊपर वेन होगी, फिर आर्टरी होगी, फिर नर्व होगी। उसके बाद आ जाता है एक डूम शेप मसल होता है, वो इट इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट मसल इन आवर बॉडी, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। थिन मस्कुलर टेंडिनस सेप्टम होता है, पर्दा सा होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। अगर आपको याद होगा आपने बेसिक एंड अप्लाइड एनाटॉमी में ये चीज डिस्कस की होगी कि जो हमारा चेस्ट है उसको, यानी कि थोरेसिक रीजन को एब्डोमिनल रीजन से सेपरेट करने के लिए डायफ्राम एक थिन मस्कुलर शीट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मसल है रेस्पिरेशन का, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा जो मेन रोल है वो डायफ्राम। इसके अलावा डायफ्राम के और भी लातदाद फंक्शन है, वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे, सिर्फ रेस्पिरेशन में मदद नहीं देता और भी बहुत ज्यादा इसके फंक्शन है। एक डूम शेप मसल है, it consists of peripheral muscular part which arises from the margin of the thoracic opening and centrally placed tendon। ये इसकी ओरिजिन जो है एक मुख्तलिफ 3 जगहों से होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और एक सेंट्रल टेंडन बना के इसकी इंसर्शन होती है। किसी भी मसल के बच्चे, अगर हम आगे जाके डिटेल से जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ये 2 चीजें मेन होती हैं, एक उसका ओरिजिन होता है, एक उसकी इंसर्शन होती है। तो हम लोग सब में ये चीजें हर मसल में ये बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे कि इसका रीजन तीन पार्ट से इसका रीजन होता है। तो 3 पार्ट्स हैं जहां से राइज कर रहा है। इन पार्ट्स के नाम आपने याद रखने हैं। स्टर्नल पार्ट, नाम से जाहिर हो रहा है कि स्टर्नम यानी कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ज़ीफाइड प्रोसेस के साथ अटैच होता है। तो ज़ीफाइड प्रोसेस का अभी तक हमने कोई फंक्शन नहीं पढ़ा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके सामने आया है कि ये वो पॉइंट है स्टर्नम का जहां से डायफ्राम का स्टर्नल पार्ट जो है वो अराइज करता है। ठीक है, कॉस्टल पार्ट होता है जो कॉस्टल कार्टिलेजिस से अराइज करेगा, लोअर 6 कॉस्टल कार्टिलेजिस के साथ। और एक इसका वर्टेब्रल पार्ट होगा जो पीछे से वर्टेब्रल कॉलम की क्यूरा और एर्कुलेट लिगामेंट से अराइज करेगा। तो क्रस और लिगामेंट्स भी होते हैं जो कि डायफ्राम के होते हैं, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये एक पिक्चर में शो हो रहा है। ये बच्चे सबसे पहले ये आगे से एक स्केच डायग्राम दिखाई, ये स्टर्नम का मोनोब्रियम पार्ट है, ये बॉडी है और ये ज़ीफाइड है। ठीक है, और ये वो एंगल है जो आपको मैं पिक्चर में बता रहा था, इसे कहते हैं स्टर्नल एंगल। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट टू द 4th to 5th इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अपोजिट होता है स्टर्नल एंगल। तो इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस मैंने तब भी आपको बता रहा था, दोबारा बता देता हूँ कि सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज यहाँ से स्टार्ट होगी, सेकंड रिब यहाँ से स्टार्ट होगी और ये अपोजिट होगा 4th to 5th थोरेसिक वर्टेब्रा। ये 12 की 12 थोरेसिक वर्टेब्रेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक, जहां के साथ पीछे से सारे के सारे 12 रिब्स जो है जाके अटैच होती है। अब स्टर्नम की जैसे मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट है, ये एक डूम शेप मसल यहाँ पे दिखाया गया, स्केच टाइप दिखाया गया, ये डायफ्राम है, इसका ओरिजिन दिखाया गया। पहला पार्ट स्टर्नल पार्ट जो कि ज़ीफाइड प्रोसेस से राइज कर रहा है, दूसरा पार्ट जो कि लोअर 6 कॉस्टल कार्टिलेज से अटैच कर रहा है, तीसरा पार्ट क्रस एंड एर्कुएट लिगामेंट्स होते हैं जो कि वर्टेब्रल कॉलम से राइज करता है, ये उसका वर्टेब्रल पार्ट। उसके बाद अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो डायफ्राम की क्रस एंड लिगामेंट है, क्रस 2 होते हैं, राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस। जो राइट क्रस है ये फर्स्ट 3 लंबर वर्टेब्री यानी कि नीचे से लंबर वर्टेब्री से ये अराइज कर रहा है, और लेफ्ट क्रस जो है ये फर्स्ट 2 लंबर वर्टेब्री से अराइज करता है। ठीक है, तो राइट क्रस चूंकि राइट साइड पे होगा, ये राइट साइड के फर्स्ट 3 लंबर वर्टेब्री से अराइज कर रहा होगा। लेफ्ट क्रस चूंकि लेफ्ट साइड पे होगा और ये लेफ्ट साइड से लंबर वर्टेब्री के फर्स्ट 2 लंबर वर्टेब्री से अराइज कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि राइट क्रस अपर 3 वर्टेब्री सॉरी फर्स्ट 3 वर्टेब्री से और लेफ्ट क्रस फर्स्ट 2 वर्टेब्री से। इसका मतलब है कि राइट क्रस का जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होगा एज कंपेयर टू द लेफ्ट क्रस। उसके बाद लिगामेंट्स होते हैं, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट्स, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स एंड मीडियन आर्कुएट लिगामेंट्स। लिगामेंट की डेफिनेशन आपको याद होगी, एफएससी में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि लिगामेंट वो चीज है जो कि एक बोन को बोन के साथ अटैच करती है। ठीक है,
तो ये लिगामेंट्स भी जो है वो जो है ना डायफ्राम के साथ अटैच होते हैं। सबसे पहले जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द सेकंड नंबर वर्टेब्रे टू द टिप ऑफ द फर्स्ट नंबर वर्टेब्रे। तो ये देखिए दो बोन्स को आपस में अटैच कर रहा है, सेकंड नंबर वर्टेब्रे को फर्स्ट नंबर वर्टेब्रे के साथ अटैच कर रहा है। इसी तरह लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है, ये भी एक्सटेंड करेगा टिप ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट नंबर वर्टेब्रे टू द लोअर पार्ट ऑफ द 12th रिब। अब ये वो देखें, वो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वर्टेब्रे को फर्स्ट नंबर वर्टेब्रे के साथ अटैच कर रहा है। जो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है ये फर्स्ट नंबर वर्टेब्रे के साथ 12th रिब के साथ अटैच कर रहा है। तो 12th रिब का आप लोग ये मत समझे कि ये फंक्शनलेस है, इनका फंक्शन होता है। जैसे मैं आपको रेस्पिरेशन में फंक्शन बताया कि 12th रिब फिक्स हो जाती है और सारी की सारी रिब्स इसकी तरफ मूव करती हैं एक्सपिरेशन में। इस तरह जो ट्रांसवर्स लेटरल आर्कुएट लिगामेंट का लोअर बॉर्डर जो है, सॉरी लेटरल आर्कुएट लिगामेंट का जो दूसरा पॉइंट है वो 12th रिब के साथ अटैच होता है। इसके बाद एक आर्कुएट लिगामेंट आता है, उसे मीडियल आर्कुएट लिगामेंट आता है। बच्चे इनकी अगर आपको बेशक इनकी एक्सटेंशन याद ना भी हो कि कहाँ से ये शुरू होकर कहाँ पे लग रहे हैं, इनके जस्ट नाम भी आप याद कर ले तो मेरे लिए काफी है। मैं लिख देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, लेकिन आप एनाटॉमी में डिटेल्ड नाम ही याद हो, जस्ट नाम याद कर लें। मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट और मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। ठीक है, ये बता रहा है कि ये इंटीरियर सरफेस ऑफ एओर्टा, एओर्टा भी यहाँ भी होती है, इसको भी हम उसको क्रॉस करता है। ठीक है जी। उसके बाद जैसे ओरिजिन के बाद इंसर्शन आती है, तो ये तीनों के तीनों जो ओरिजिनल हैं, इसके जो स्टर्नल पार्ट है, कॉस्टल पार्ट है या वर्टेब्रल पार्ट है, ये तीनों मिलके एक फैन शेप तीन पत्ते बना के टेंडन बनाते हैं, जिसे हम लोग सेंट्रल टेंडन कहते हैं। इसकी शक्ल एक तीन पत्तों की तरह की होती है। ये सेंट्रल टेंडन मिलके एक इंसर्ट होते हैं इनटू द सेंट्रल टेंडन। ये सेंट्रल टेंडन जो है ये पार्शियली फ्यूज्ड होगा विद द इंफीरियर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम बच्चे दिल के गिर्द एक झिल्ली होती है, इसको भी हम लोग जब हार्ट को स्टडी करेंगे उसको देखेंगे। कुछ इसके फाइबर जो है वो राइटर्स के साथ, राइटर्स अभी डिस्कस करके आए हैं। कुछ इसके फाइबर जो है वो इसोफेजियल ओरिफाइस, इसोफेगस के ओरिफाइस को भी क्रॉस करते हैं। तो ये इसकी इंसर्शन इन जगहों पे जाकर हो रही है। तो मैं आपको ये समझाता चलूं कि जस्ट जैसे मैंने आपको बताया डायफ्राम का फंक्शन जस्ट हमारे रेस्पिरेशन में भी नहीं है, इसका फंक्शन हमारे बहुत ज्यादा हद तक हमारी बॉडी के बाकी जितने भी एक्शन जो एब्डोमेन से और थोरैसिक से रिलेटेड है उनमें भी है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे जाकर। ये डायफ्राम दिखाया गया, यहाँ पे राइट ट्रस दिखाया है, ये लेफ्ट ट्रस, राइट ट्रस इस साइड राइट साइड पे होगा, लेफ्ट ट्रस दूसरी साइड पे होगा। इसी तरह ये कुछ इसके अंदर लिगामेंट्स हैं, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट और मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, ये तीन लिगामेंट यहाँ पे दिखाए गए। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ है, इसको आप एक दफा देख लीजिएगा, बेसिक एनाटॉमी है। डायफ्राम की अगर हम शेप की बात करें तो ये भी हम लोगों ने मैट्रिक तक पढ़ा हुआ था, ये डूम शेप होता है। ठीक है, तो दो डूम बनते हैं इसके, राइट एंड लेफ्ट डूम्स, जिनको प्यूपलाई भी कहते हैं। राइट डूम जो है वो एज हाई एज द अपर बॉर्डर ऑफ द 5th रिब तक चला जाता है। ठीक है, एंड द लेफ्ट डूम है मे रीच द लोअर बॉर्डर ऑफ द 5th। दोनों रिब 5th रिब तक जाएंगे। जो राइट डूम है जरा ऊपर होता है, 5th रिब के अपर बॉर्डर तक चला जाता है, और लेफ्ट डूम जो है वो 5th रिब के लोअर बॉर्डर तक चला जाता है। The right dome lies at the higher level because of the larger size of the lateral lobe of the liver। क्योंकि लिवर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका एक बड़ा दो लोब होते हैं, एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। तो उसके बड़े साइज की वजह से जो राइट इसका डूम है ना, वो थोड़ा सा उसका साइज उसको जगह देने के लिए लिवर को थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। और जो सेंट्रल टेंडन है लाइज एट द लेवल ऑफ द ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट, मैं बता चुका हूँ आपको। The dooms support the right and left lungs। ये दोनों अब ये दोनों साइडों पे जो डूम्स होते हैं लंग्स के, सॉरी डायफ्राम के, ये हमारे लंग्स को, दोनों लंग्स को सपोर्ट करते हैं। और जो सेंट्रल टेंडन है ये हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फाइब्रस पेरिकार्डियम को अटैच होता है, तो ये उसको सपोर्ट करता है। सेंट्रल टेंडन हार्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, द लेवल ऑफ डायफ्राम वेरी विद द phase of the respiration, the posture and the degree of distension of the abdominal viscera। डायफ्राम का लेवल जो नॉर्मल कंडीशन में लेवल है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये चेंज होता रहता है जब हम लोग बैठे हुए हों, खड़े हुए हों, रेस्पायर कर रहे हों, सांस ले रहे हैं या सांस बाहर लेके जा रहे हैं, सब कंडीशन में लेवल इसका डिफरेंट होता है। The diaphragm is lower when a person is sitting। इसका लेवल नीचे की तरफ होता है जब हम बैठे होते हैं,
या खड़े होते हैं, और अगर हम लेटे हुए हों स्पाइन पोजीशन में, हम लोग बिल्कुल सीधा लेटे हुए स्पाइन पोजीशन कहते हैं, तो इसका लेवल जो है वो ऊंचा चला जाता है या ऊपर चला जाता है, या जब हमने हायर ज्यादा खाना खाया हो फिर भी इसका लेवल ऊंचा होता है। तो दोबारा बता रहा हूँ, जब हम लोग बैठे हों या खड़े हों तो इसका लेवल नीचे चला जाता है, और जब हम लोगों ने खाना खाया हो या हम लोग लेटे हुए हों तब भी इसका लेवल ऊंचा चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अगर हम इसको साइड से देखें डायफ्राम को, तो इसकी अपीयरेंस एक जे जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसकी शक्ल की तरह लगता है। The long limb extending up from the vertebral column and the short limb extending from forward to the Z5 plus. Inverted J मतलब उल्टा J। अब J के भी अगर हम देखें तो इसके एक ये लॉन्ग लिम्ब है, एक शॉर्ट लिम्ब है। जो लॉन्ग लिम्ब है वर्टेब्रल कॉलम पे जाता है, और जो शॉर्ट लिम्ब ये वाला लिम्ब है ये Z5 प्रोसेस। नर्व सप्लाई याद रखो, जो डायफ्राम को फ्रीनिक नर्व है, इसको भी हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। राइट एंड लेफ्ट फ्रीनिक नर्व इसको सप्लाई करती है। इसके अलावा लोअर 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स भी इसको सप्लाई करती है। तो ये दो इसकी नर्व सप्लाई है, राइट एंड लेफ्ट फ्रीनिक नर्व्स और लोअर 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो अभी है होगा टॉपिक फंक्शन ऑफ डायफ्राम, लेकिन मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए आज के लिए काफी हो चुका होगा। ये ना हो कि आप लोग फेड अप हो जाए एनाटॉमी से। इसको हम लोग बाकी को कल डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ डायफ्राम को। तो मुझे क्वेश्चन है तो